हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फलनों संयोजी फलन हमने पढ़ा था। दो फलनों का संयोजन, कोई फलन f है और फलन g है तो उनका संयोजन एफ ओ जी और या जी ओ एफ, फॉग और गॉफ, ये हमने पढ़ा था। अब इससे ही रिलेटेड हम और आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड है कि व्युत्क्रमणीय फलन, ये फॉग और गॉफ जो हमने जो पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। तो ये देखो व्युत्क्रमणीय फलन। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं व्युत्क्रमणीय फलन। तो कोई फलन f है, अगर वो x से y में परिभाषित है, व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है। ये फलन f है, ये व्युत्क्रमणीय फलन कहलाएगा यदि एक फलन g, ठीक है, y से x का अस्तित्व इस प्रकार से है। कोई फलन g होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, वो ये x से y में है ना, तो वो फलन होना चाहिए y से x में, ठीक उल्टा फलन वो होना चाहिए अगर वो इस तरीके से परिभाषित है कि। लेकिन होना क्या चाहिए, एक फलन f था और एक नया फलन हमने लिया, हमें अभी f का बताना है कि व्युत्क्रमणीय फलन है कि नहीं है। f व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय का मतलब इसका व्युत्क्रम है या नहीं है, इसका प्रतिलोम है या नहीं है। ठीक है, तो मान लेते कोई फलन g इस तरीके से है जो उल्टा है, y से और x में परिभाषित है। किस तरीके से हो कि हम f का g के साथ अगर संयोजन निकालें, f का g के साथ निकालें और या g का f के साथ निकालें, जी ओ एफ, ठीक है ना, g और f का संयोजी जी ओ एफ, अगर वो आई एक्स आए, मतलब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आई एक्स का मतलब कि कैसा कैसा आया, तत्समक फलन आया। आइडेंटिटी, आई का मतलब आइडेंटिटी फलन होता है। मतलब आइडेंटिटी में क्या होता है, किसी भी प्रांत में किसी भी अवयव का जो प्रतिबिंब होता है वही आता है। मतलब एक्स का प्रतिबिंब एक्स ही आता है, ठीक है ना, वाई का प्रतिबिंब वाई आएगा, वन का प्रतिबिंब वन आएगा, ठीक है, दो का प्रतिबिंब दो आएगा। तो ऐसा फलन को हम तत्समक फलन कहते हैं। मतलब नॉर्मली वो फलन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स का प्रतिबिंब एक्स ही है। तो जी ओ एफ इक्वल टू अगर आइडेंटिटी फंक्शन आए, तथा एफ ओ जी भी क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन आए। आई एक्स केवल ये भी मैंने बताया था तुम्हें कि आइडेंटिटी एक्स केवल इसलिए लिखते हैं, आगे हम एफ के आगे देखते हैं कि कहाँ से परिभाषित है, कहाँ से है, एक्स से शुरुआत है ना इसकी, एक्स से, तो यहाँ पे आई एक्स लिखते हैं। एफ ओ जी, जी हम देखते हैं कहाँ से, इसका प्रांत क्या है, जी का प्रांत वाई है, तो हम यहाँ पे वाई लिखते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमें केवल ये देखना कि जी ओ एफ, तो कोई भी फलन f है उसका वो व्युत्क्रमणीय कहलाएगा अगर एक फलन g इस प्रकार से होता है कि जी ओ एफ भी तत्समक फलन आए और एफ ओ जी भी तत्समक फलन आए। तो उस केस में हम जो ये g फलन है इसको हम क्या कहते हैं, f का प्रतिलोम कहते हैं। f, ये जो g है, ये फलन जो नया फलन हमने g लिया था, ये क्या है, f का प्रतिलोम फलन कहते हैं। और इसे f इन्वर्स से भी प्रकट करते हैं। f इन्वर्स मतलब एफ इनवर्स इक्वल टू जी है, मतलब जी क्या है, इसका व्युत्क्रम हो गया एक तरीके से, या प्रतिलोम हो गया। ठीक है, तो ये प्रतिलोम ध्यान रखेंगे, इसका प्रतिलोम है। और ये व्युत्क्रमणीय फलन कहलाए। व्युत्क्रमणीय क्यों कहलाए, व्युत्क्रमणीय इसलिए कहलाए क्योंकि इसका व्युत्क्रम निकल सकता है। एक दूसरी चीज़ भी हम देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, कभी भी हमें ये सिद्ध करना होगा कि कोई फलन एफ है, उसका कोई दूसरा फलन जी है, वो उसका व्युत्क्रम होगा या नहीं, या उसका प्रतिलोम होगा या नहीं, उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना, एफ ओ जी निकाल देना, जी ओ एफ निकाल देना। अगर वो तत्समक फलन आ जाता है, ठीक है, तत्समक का फलन का क्या मतलब होता है, हम एक्स का हम प्रतिबिंब लेंगे और एक्स ही आ जाए आंसर में, वाई का लेंगे तो वाई आ जाए, वही आंसर आ जाए, तो हम क्या बता सकते हैं कि ये कैसा होगा, कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय फलन होगा और उसका प्रतिलोम भी हम निकाल सकते हैं। दूसरी एक चीज़ इसमें और इम्पॉर्टेंट है, यदि कोई फलन f व्युत्क्रमणीय है तो f अनिवार्यतः एकेकी तथा आच्छादक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पिछली एक्सरसाइज में, पिछले टॉपिक में हमने ये वाली चीज़ भी पढ़ी थी, ठीक है ना, क्या चीज़, एकेकी और आच्छादक। ठीक है, एकेकी आच्छादक। तो इसमें दूसरी चीज़ भी है, देखो एक तो मैंने ये तरीका बताया कि कोई भी फलन को व्युत्क्रमणीय प्रूफ करने के लिए क्या करना है, कि कोई फलन जी हमने ऐसा निकाला कि जिसके साथ एफ ओ जी और जी एफ निकाल दिया, वो आई आ गया, तो ये प्रूफ हो गया कि व्युत्क्रमणीय। लेकिन अगर कोई फलन f है, हम बिना कोई g उसका व्युत्क्रम बिना प्रतिलोम निकाले, केवल इतना बताना है कि वो व्युत्क्रमणीय है या नहीं, तो उसमें केवल हम अगर इतना भी बता देंगे ना कि वो फलन f एकेकी और आच्छादक है। ठीक है, ये हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं एकेकी और आच्छादक। तो अगर एक इतना भी हमने सिद्ध कर देना कि, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये फलन क्या है, व्युत्क्रमणीय है। और ठीक इसका विलोम भी क्या होता है, सत्य है। विलोम का मतलब हो गया कि अगर कोई फलन एकेकी आच्छादक है तो वो क्या होगा, व्युत्क्रमणीय। जो व्युत्क्रमणीय है तो एकेकी आच्छादक होगा अनिवार्यतः, और कोई एकेकी आच्छादक है तो वो क्या होगा, व्युत्क्रमणीय। तो इसी का यूज़ करके हम ये बता सकते हैं, क्योंकि विलोम भी सत्य है ना इसका, ये विलोम, तो इसी का यूज़ करके हम ये बता सकते हैं कोई फलन व्युत्क्रमणीय है या नहीं। तो हम एकेकी आच्छादक बता देंगे
कि एक एक, लेकिन अगर एक एक ही आच्छादक नहीं होगा तो मान लो एक एक ही तो है, आच्छादक नहीं है, या आच्छादक तो है एक एक ही नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि एफ व्युत्क्रमणीय नहीं है और इसका कोई भी प्रतिलोम निकालना संभव नहीं है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें ऐसे आते हैं अब जो आएंगे, अब एक जैसे ही क्वेश्चन आएंगे लगभग सारे के सारे क्वेश्चन कैसे आएंगे, अब जो भी आगे हम पढ़ने जा रहे हैं सब क्वेश्चंस में हमसे पूछा जाएगा कि इसका प्रतिलोम निकालो, प्रतिलोम निकालो, प्रतिलोम निकालो, या तो फिर ये बोलेंगे कि बताओ कि व्युत्क्रमणीय फलन है या नहीं। तो खाली इतना पूछते हैं कि व्युत्क्रमणीय फलन है या नहीं, तो उसके लिए तो हम ये भी कर सकते हैं कि एक एक ही आच्छादक बता दिया और हमें पता चल जाएगा कि अगर एक एक ही आच्छादक आ गया तो इसका मतलब है कि वो उसका प्रतिलोम है, वो व्युत्क्रमणीय है। ठीक है ना, नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर उससे पूछ लिया हमसे कि प्रतिलोम भी बताओ, उसका प्रतिलोम है क्या, तब हमें ये वाला मेथड ही नॉर्मली करना पड़ता है। ठीक है ना, अगर प्रतिलोम भी पूछा है तो इससे हमें करने की कोशिश इसी वाले से हम तब नॉर्मली करते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस देखते हैं। सभी क्वेश्चनों में बस एक ही चीज़ पूछी जाएगी कि व्युत्क्रमणीय सिद्ध कीजिए कि क्या ये व्युत्क्रमणीय है और प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। देखो नेक्स्ट उदाहरण 23 है, इससे हम समझ जाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। मान लीजिए कि कोई फलन है एन से और वाई में। ठीक है, एन तो सबको पता ही कि नेचुरल नंबर्स का सेट होता है प्राकृत संख्याओं का। वाई क्या है, वाई भी आगे दे रखा है कि वाई बिलोंग्स टू एन, इस तरीके से। ठीक है, और फलन एफ एक्स इक्वल टू क्या है, इतना है, एक परिभाषित फलन है जहाँ वाई की वैल्यू है दे रखी। सीधे कीजिए कि फलन एफ व्युत्क्रमणीय है, प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें ज़्यादा डरने की जरूरत है, इसमें मेन चीज़ जो तुम्हें ध्यान देनी है क्योंकि तुम्हें तो फलन बताना है कि एफ जो है व्युत्क्रमणीय है और इसका प्रतिलोम, ये मैंने पहले ही बताया था, यही सिद्ध करने के लिए आएगा हमेशा। ये बताओ कि व्युत्क्रमणीय और उसका प्रतिलोम भी ज्ञात करो। तो व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए तुम्हें क्या करना है, जी ओ एफ और एफ ओ जी, ये तुम्हें जी ओ एफ आई एक्स और एफ ओ जी आई वाई, ये सिद्ध करना है बस खाली। और इससे दूसरा वो प्रतिलोम फलन आएगा क्या, वो जी आएगा। ठीक है, वो कैसे निकालना वो भी अभी मैं बता दूंगा। इसमें तुम्हारा मेन फोकस बस केवल ये होना चाहिए कि फलन जो एफ है वो कहाँ से कहाँ परिभाषित, दूसरा वो फलन एफ है क्या। ठीक है, बाकी जो सारी चीज़ें दे रखी हैं बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं कि अब ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब नहीं हो पाएगा सॉल्व। ठीक है, तो केवल बस ध्यान देना है फलन कहाँ से कहाँ परिभाषित है, फलन है क्या, बस इन दो चीज़ों पे ध्यान देना। ठीक है, इस पे और इस पे तुमने ध्यान देना। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक दूसरा फलन निकालना जो कि इसका व्युत्क्रम होगा, जो कि जी होता है, जिसका नाम हम जी देते हैं। तो उसको निकालने के लिए कैसे उसको निकाला जाता है, ठीक है, तो उसका एक मेथड है, हर क्वेश्चन में यही मेथड लगेगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, हमें पता है ये फलन एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 4x + 3 है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, उस फलन जी को निकालने के लिए हमेशा ये किया जाता है कि हमें ये तो हमने कई बार पढ़ रखा नहीं, एफ एक्स को क्या लिखते हैं, वाई भी लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हमें यही लिखना है, एफ एक्स को क्या कर लिख देना है, वाई लिखना है सबसे पहले तो। ठीक है, ये एक मतलब जो स्टेप्स इसमें चलने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन में वही सेम स्टेप चलेंगे। इसमें थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो स्टेप इसमें लगने वाले हैं सारे क्वेश्चन में यही स्टेप लगने वाले हैं, तो ये रट जाएगा एक तरीके से तुम्हें कि कौन से वाले स्टेप लगते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या स्टेप लगते हैं इसमें स्टेप ये लगते हैं, सबसे पहले उस फलन को लिख लिया जाता है, फिर एफ एक्स जो होता है उस एफ एक्स की जगह पे क्या रख लिया जाता है, हमेशा वाई रख लिया जाता है। वाई रखने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें हमेशा आगे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू, हर क्वेश्चन में यही करना है, एफ एक्स की जगह पर जब भी तुमसे प्रतिलोम निकालने के लिए बोले तो तुम्हें एफ एक्स की जगह पे क्या करना है, वाई रख देना। उसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की, मतलब एक्स को अकेला रख देना। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालो तो क्या करेंगे, मान लो 3 को इधर ला दो तो कितना हो जाएगा, y - 3 = 4x। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी थी, 4 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, y - 3/4। कुल मिला के इस तरीके से कोई भी इक्वेशन हो, किसी भी तरीके का फलन हो, उसमें तुम्हें x की वैल्यू निकाल देनी है, f(x) को कितना रखना है, y, और x की वैल्यू निकाल देनी। ठीक है, ये बिल्कुल एक तरीका है जो तुम्हें अपनाना। अब नेक्स्ट क्या करना है इसमें, अब जो ये x है ना, ठीक है ना, अब हम यहाँ पे हम नया फलन जो g है, ठीक है, जो कि हमें इसका बताना है कि वो उसका प्रतिलोम होगा। ठीक है, एक तरीके से हम आंसर पहले ही हमसे पूछा क्या गया कि इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, मैं प्रतिलोम फलन यहाँ पे लिखने वाला हूँ अभी। ठीक है, यही इसका प्रतिलोम फलन है, हालांकि वो हमें सिद्ध करके बताना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे x की जगह पे ध्यान से देखो क्या करना है, x की जगह पे हमें यहाँ पे लिखना है एक फलन नया आ जाएगा g। ठीक है, नया, लेकिन जैसे एफ एक्स होता है ना, ऐसे यहाँ पे g, लेकिन x नहीं होगा इस बार, कितना होगा, जी वाई। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब क्यों हमने y क्यों लिया, y इसलिए लिया कि जब एफ एक्स था तो आगे पे x था ना, ठीक है ना, अभी यहाँ पे क्या है, एफ एक्स को y लेते थे ना, तो x को जी वाई लेते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा।
जैसे नहीं कि यहाँ पे तुमने जी एक्स ले लिया, क्योंकि यहाँ पे तो वाई है तो यहाँ भी वाई होना चाहिए, एक्स है तो एक्स। तो ये एक स्टेप है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। क्या होगा, हर क्वेश्चन में एफ एक्स की जगह हर क्वेश्चन में वाई रखेंगे, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में किसका मान निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, और हर क्वेश्चन में एक्स की जगह पे कितना रख देंगे, जी वाई। तो यहाँ से हमें एक फलन जी मिल जाएगा, ठीक है। एक फलन एफ एक्स तो पहले से दिया था क्वेश्चन में, एक फलन जी भी मिला, इसे जी एक्स के तौर पे लिखने की ज़रूरत नहीं, जी एक्स हो जी वाई हो बात ही लो, हमें जी वाई पे तुम जी एक्स लिखना चाहते हो लिख सकते हो, जी एक्स यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे भी वाई की जगह क्या हो जाएगा, एक्स, लेकिन ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो एक फलन एफ हो गया, एक फलन जी हो गया। तो अब यही वो फलन होता है, इसको मान लेते हैं कि ये फलन कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है। इस फलन को हमेशा उल्टे में परिभाषित कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे ये फलन एफ कहाँ से कहाँ तक था, एन से, अभी बताया था इन्होंने, कोई भी फलन जो जी फलन होता है जो कि उसका व्युत्क्रम निकलता है ये उल्टा होता है, ये एक्स से वाई है तो ये क्या होता है, वाई से एक्स होता है। तो हम इसको मान लेंगे कि माना ये फलन जो जी है ये कहाँ से कहाँ तक ले लेते हैं हम इसे, इस फलन को हम ले लेते हैं उल्टा, वाई से और एन में, ठीक है। तो अब हमें क्या सिद्ध करना है, ठीक है, अब हमें ये सिद्ध करना है कि दोनों चीज़ें सिद्ध एक साथ सिद्ध हो जाएंगी कि ये जो फलन जी है, ठीक है ना, ये जो फलन जी है यही इसका प्रतिलोम भी है, दूसरा ये व्युत्क्रमणीय फलन है या नहीं। तो उसके लिए क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि एफ ओ जी, ठीक है ना, और एफ ओ जी और जी ओ एफ बराबर आई एक्स और एफ ओ जी बराबर आई वाई, ये आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम ये सिद्ध करेंगे। देखो ये मैंने आप पेज क्योंकि पलट लिया तो इस वजह से मैंने ये यहीं पे लिख दिया ताकि परेशानी ना हो। क्या फलन एफ एक्स जो था वो क्या था, 4x+3 था, और फलन एफ कहाँ से कहाँ तक था, एन से वाई में। दूसरा जो हमने निकाला था फलन जी वो ये था, और कहाँ से कहाँ तक था, ठीक उल्टा था, वाई से और एन में था, ठीक है ना। ये पीछे वाली जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ये है। अब हमें क्या निकालना है, एफ ओ जी और जी ओ एफ। तो तुम्हें इसी से जो मैंने लिखा है इसी से आराम से समझ में आ जाएगा कैसे एफ ओ जी और हमें जी ओ एफ निकालना है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं जी ओ एफ निकालते हैं। तो ध्यान से देखना, मैंने ये पहले भी बात बताई थी कि जी ओ एफ एफ ओ जी ऐसे नहीं निकलते, इनके आगे कुछ ना कुछ प्रांत का कुछ अवयव, कुछ ना कुछ एक्स वाई 1 2 3 ABCD कुछ लिखना पड़ता। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखना क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने लिखना है कि एफ़ के आगे का वाली चीज़, एफ़ के आगे वाली चीज़ लिखनी है जो यहाँ पे एफ़ होता है। तो एफ़ के आगे तुम्हें यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है ना एफ़ के आगे, तो हमें यहाँ पे क्या रखना है, एक्स रखना है, ठीक है। एफ़ के आगे क्या रखा हुआ है, एक्स, तो यहाँ पे अभी हमें क्या रखना है, एक्स रखना। तो इस चीज़ को देख लेना कि एफ़ है, एक्स के आगे क्या है, एक्स है, तो हमें यहाँ पे एक्स रखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना हमने पहले सीखा हुआ है, ठीक है। तो क्या सीखा था हमने कि हम क्या करते हैं, इस ओ को हटा देते हैं, यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, ब्रैकेट। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में बहुत सारे इसके क्वेश्चन किए थे, तो ये रट गया होगा बिल्कुल मेथड। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से रख दो, कितना हो गया, 4x+3, ये हो गया। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, ये भी हमने किया हुआ है क्या नेक्स्ट ये बताया था कि अब हमें एफ़ का काम ख़त्म हो चुका है, हम जी वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, जी वाई का मान इतना है ना, हमें तो क्या निकालना है, लेकिन जी 4x+3 का मान। तो ये बात मैंने तुम्हें बताई थी, क्या क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे को, जैसे मान लो जी वाई बराबर y-3/4 है, मैं तुमसे बोलूँ कि जी 5 का मान निकालो, तो जी 5 का मान कैसे निकालेंगे, जी 5, वाई की जगह पर 5 रख देंगे ना। सेम ऐसी है, जी इसका मान निकालना है, इस पूरे के पूरे को, ठीक है ना। इसमें बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूज होते हैं, इस पूरे के पूरे को उठा के किसकी जगह पे रख देना, वाई की जगह पे रख देना। तो इस चीज़ से कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो यहाँ पे इस 4x+3 को वाई की जगह पे रख देना, 4x+3, ठीक है ना, ये वाई की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा। जब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करोगे तो ये चीज़ भी धीरे धीरे गलती होने से बच जाएगी, ये धीरे धीरे सही हो जाएंगे। 3 से 3 काट दो, कितना बचा, 4x/4, 4 से 4 कटा तो कितना बच गया, एक्स। तो हमने यहाँ पे देखा कि जी ओ एफ एक्स, यानी कि हमने यहाँ पे देखा कि हमने एक्स का प्रतिबिंब क्या है, एक्स का प्रतिबिंब निकाला, एक्स ही आ गया। इसका मतलब जी ओ एफ कैसा हो गया, आइडेंटिटी फलन हो गया ना। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, कैसी लैंग्वेज बताई थी मैंने, इस एक्स को हटा देते हैं, जी ओ एफ, ठीक है ना। तो लिख देते हैं कि ये फलन कैसा है, आइडेंटिटी आ गया, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी लिखने के लिए एक तरीका भी होता है, उसके बाद हम यहाँ पे नीचे पे कुछ लिखते हैं, लेकिन वो कैसे लिखते हैं, वहाँ पे हम इसका देखते हैं कि इस एफ़ का प्रांत क्या है। यहाँ पे देखते हैं एफ़ का प्रांत, एफ़ के का प्रांत कितना है, देखो ध्यान से, एन है ना। यहाँ पे नीचे पे हम ये लिखते हैं IN। यहाँ पे अगर एक्स होता तो यहाँ पे एक्स लिखते कैपिटल, यहाँ पे वाई होता तो वाई लिखते। इस तरीके से हमने लिख दिया जी ओ एफ बराबर IN, ये हमने सिद्ध कर दिया। ऐसे ही अब हमें क्या करना है, एफ ओ जी को भी आई सिद्ध करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एफ ओ जी, लेकिन एफ ओ जी के आगे फिर से क्या लिखें, एक्स ही लिखें एफ ओ जी के आगे। तो देखो
एफ ओ जी के आगे क्या लिखना है, जी। सबसे पहले हम देखेंगे जी के आगे क्या था, जी के आगे क्या लिखा है, वाई लिखा है ना, एक्स तो नहीं है ना, जी के आगे वाई है ना। तो अब हम क्या करेंगे इस बार वाई, अभी तक हमने एक्स एक्स वाले किए थे, कोई बात नहीं, एक्स एक्स वाले किए थे, अभी थोड़ा चेंज कर लो। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे, ठीक है। वो इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे जी के आगे वाई था, तो यहाँ पे भी जी के आगे क्या लिख दिया, वाई। अब हम क्या करेंगे, वो हटाएंगे, बताइए, ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब जी वाई की वैल्यू रख देंगे, कितना हो जाएगा, जी वाई की वैल्यू कितनी हो गई, वाई माइनस 3/4, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ से दिक्कत आनी शुरू होती है थोड़ी। अब एफ़, ये फलन एफ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि जो वाई माइनस 3/4 है, ये कि पूरा का पूरा उठा के किसकी जगह पे रख देंगे, एक्स की जगह पे। कई बार गलती क्या होती है इसमें, गलती ये भी करते हैं बच्चे, मैंने देखा इसमें नोटिस किया है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि ये 4x + 3 इसे उठा के यहाँ पे वाई की जगह पे रख देते हैं, इस वाले को उठा के, ये गलती कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी, ध्यान हमेशा देना कि यहाँ से वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ से उठा के इसके में रखेंगे एक्स में, ठीक है। जब जी वाई की वैल्यू की बात आती है तो वो वैल्यू यहाँ से उठा के, जब शुरू में सबसे पहले आता ही, सबसे पहले तुमने क्या किया, जी वाई की वैल्यू यहाँ से उठाई और यहाँ रख दी ना। लेकिन दूसरे बारी में हम यहाँ से उठा के यहाँ रखते हैं, पहली बारी में यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं, जी वाई है, जी वाई की पूरी वैल्यू उठाई यहाँ रख दी। अगली बारी में अब यहाँ से यहाँ नहीं रखते, वाई माइनस 3/4 है, इसकी वैल्यू यहाँ पे एक्स की जगह पे रख देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, 4 इंटू, तो हमने ये रख दी वैल्यू वाई माइनस 3/4 एक्स की जगह पे, 4x था ना प्लस 3, तो 4 से 4 कट गया, वाई माइनस 3 प्लस 3, तो 3 से 3 कटा, कितना बचा, वाई। तो हम देखेंगे ये भी कैसा आया, तत्समक फलन आया। क्यों, तत्समक फलन में क्या होता है, जो भी हम जिस चीज़ की भी इमेज है वो खुद ही आती है। तो वाई की इमेज वाई आ गई ना, पहले एक्स की इमेज एक्स आई थी, तो ये तत्समक था, तो ये फिर से क्या हो गया, तत्समक हो गया। अब यहाँ से वाई हटा लेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, आई, ठीक है। लेकिन आई के नीचे पे क्या लिखें, तो उसके लिए हम जी को देखेंगे, जी का प्रांत क्या है। तो जी का प्रांत कितना था, जी का प्रांत वाई था ना, यहाँ पे वाई। तो हमने ये सिद्ध किया, तो यही तो हमने पढ़ा था कि अगर हम जी ओ एफ बराबर आई, एफ ओ जी बराबर आई, ये आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि ये जो जी है ये एफ़ का क्या है, व्युत्क्रम है। तो और ये एफ़ क्या है, तो क्या लिखेंगे, अतः क्या है, एफ व्युत्क्रमणीय, जो एफ ओ जी ओ जी आई आ गया, तो एफ व्युत्क्रमणीय फलन है, तथा जी, जो जी बराबर, जी हमने अभी निकाला था, जी वाई बराबर वाई माइनस 3/4, ये क्या है, एफ का प्रतिलोम है। ये भी तो पूछा था इसका प्रतिलोम क्या है, तो ये इसका प्रतिलोम है, ठीक है। ये व्युत्क्रमणीय फलन भी, और जी वाई माइनस 3/4 ये इसका प्रतिलोम है। तो सारे क्वेश्चन इसके ऐसे ही होने वाले हैं। अब बता दूँ, अगर ये समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन, अभी मैं इसमें और एग्जाम्पल अभी कराऊँगा, ठीक है ना। इसी तरीके के हैं सारे के सारे एग्जाम्पल, तो ऐसे ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट उदाहरण है, माना y बराबर ये दे रखा है, y बराबर n², n बिलोंग्स टू n, सबसेट ऑफ n है, जहाँ फलन f n से y में, जहाँ fn इक्वल टू पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय, f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। मैंने बोला इसमें तुम्हें क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे नहीं बनाना कि इस तरह बहुत ज़्यादा टफ हो गया, क्या लैंग्वेज है इसमें, इन सब चीज़ों की तो ध्यान, मेन जो ध्यान देना कि फ़लन है क्या और फलन कहाँ से कहाँ तक है, बस इन दो चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक है। तो सबसे पहले केवल इस लाइन पे ध्यान दो कि फलन जो f है वो n से और y में है, बस, ठीक है। एक तो ये तुम्हें पता चल गया उसका प्रांत से प्रांत की, ये n से और y में। दूसरा फलन है क्या, अब जैसा फलन f(x) इक्वल टू होते थे ना, तो ये वही x की जगह पे n लिख दिया उन्होंने, स्मॉल n, तो कोई बड़ी बात नहीं है। f(x) इक्वल टू x² होता, अगर यहाँ पे n नहीं होता तो x होता ना, तो ये होता है f(x) इक्वल टू x², तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर विचार किए तो केवल ये दो चीज़ें देखनी है, बहुत ज़्यादा तुम्हें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, केवल ये दो चीज़ें देखनी, क्या, ये फलन कहाँ से कहाँ तक है और फलन है क्या, बस। और सिद्ध कीजिए कि वही कि f व्युत्क्रमणीय है और f का प्रतिलोम, सेम वही चीज़, व्युत्क्रमणीय भी सिद्ध करना है, प्रतिलोम भी निकालना, वही है सेम। और इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है, ये किस तरीके से आया है, ठीक है। तो वही मैंने दो चीज़ें जो बताई हैं वो ध्यान में बस रखनी है, जो मेथड मैंने बताया वही करना। अभी यहाँ पे x की जगह पे n है, तो लेकिन कोई बात नहीं, तभी भी वही मेथड चला के रखना जो मैंने बताया था।
तो देखो मैंने क्या बताया था, अब हम एक इसका व्युत्क्रम प्रतिलोम फलन पहले अपनी ओर से निकालने वाला, फिर हम ये सिद्ध करेंगे ये इसका प्रतिलोम है नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, जो फलन होता है पहले उसको एफ एन, नॉर्मली एफ एक्स इक्वल टू कुछ होता है ना, इस बार कोई बात नहीं, एफ एक्स नहीं है, एक्स यहाँ पे एन है, ठीक है ना। तो बस ये समझ लो जहाँ पे एक्स था वहाँ पे एन है, तो ज़्यादा उससे कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, क्या करते हैं यहाँ पे प्रतिलोम निकालेंगे। सबसे पहले मैंने बोला था जो एफ एक्स होता है उसकी जगह पे वाई रखते हैं। यहाँ पे एफ एक्स तो नहीं है, एफ एन है, तो एफ एन की जगह पे कितना रख देते हैं, रख देंगे वाई। ये वही स्टेप है सेम, एफ एक्स की जगह पे वाई रखते थे, अभी एक्स तो है नहीं तो एक्स की जगह पे एफ एन की जगह पे हमने वाई रखा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये होता था कि हम, क्योंकि एक्स होता था यहाँ भी एक्स स्क्वायर होता था, हम किसकी वैल्यू निकालते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे। यहाँ एक्स तो है ही नहीं तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे, स्मॉल एन की वैल्यू निकालेंगे। तो स्मॉल एन की एन स्क्वायर जब वाई है तो एन स्क्वायर जब वाई है तो एन बराबर कितना होगा, इतना तो पता होना चाहिए, एन बराबर कितना होगा, वर्गमूल वाई तो होगा। जब एन स्क्वायर बराबर वाई है, एन बराबर कितना होगा, वर्गमूल वाई होगा, ठीक है। तो सेम वही स्टेप है, ध्यान से देखो अभी तक, मतलब इससे कन्फ्यूजन तो नहीं, ऐसे ही तो होता अगर वैसे नॉर्मली ऐसे होता है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो तब तुमने क्या रखना था, मैंने बोला था एफ एक्स की जगह पे वाई रखो, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देनी, एक्स की वैल्यू वर्गमूल वाई आती है ना। यहाँ पे बस ये हो रहा है कि एक्स की जगह पे एन 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 है सारे, बस इस चीज़ को ध्यान रखना है, एक्स नहीं है एन है, तो उससे ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एन बराबर वर्गमूल वाई आ गया। अब मैंने क्या बताया था, याद करो, फिर मैंने बोला था जो वो एक्स है जो यहाँ पे मिलता है अकेला, एक्स का वैल्यू निकालते हैं, इसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं, जी वाई। जब सारे क्वेश्चन में करोगे ना तो इजीली ये, तो हमारा ये दूसरा, एक तो फलन हमें शुरू में दिया रहता है उन्होंने एफ फलन, दूसरा फलन जी हम खुद से निकाल लेते हैं, ठीक है। और हम इसको परिभाषित भी कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं फलन कहाँ से कहाँ तक, ठीक उल्टा परिभाषित करते हैं हमेशा। अगर एफ फलन एन से वाई में तो ये हम परिभाषित करते हैं वाई से और एन में। एक जैसे स्टेप हैं बिल्कुल, ठीक है। बस यहाँ पे केवल एक्स का एन था, ये अलग था, बाकी बिल्कुल वही है। नेक्स्ट हमने क्या करते हैं, नेक्स्ट हम यही तो करते हैं, जी ओ एफ और एफ ओ जी निकालते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, जी ओ एफ निकालते हैं, ठीक है। और जी ओ एफ निकालने के लिए एफ ओ जी निकालेंगे, यहाँ पे कुछ लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, वही स्टेप फिर से जो एफ़ के आगे लिखा है। तो एफ़ के आगे इस बार एक्स तो लिखा नहीं है, एफ़ के आगे इस बार क्या लिखा है, एन, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एक्स नहीं लिखते इस बार, एन लिख देते हैं, जी ओ एफ एन, ठीक है। आंसर में हमें पता ही क्या आना चाहिए, आंसर में हमें एन आना चाहिए क्योंकि हमें तत्समक निकालना है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या बताया था सबसे पहले, ओ को हटा के ब्रैकेट लगाते हैं ना। दूसरा हमें यहाँ पे करना है, ये एफ एन है ना, एफ एन की वैल्यू रख दो, यहाँ से एफ एन की वैल्यू कितनी, एन स्क्वायर ना, यहाँ पे एफ एन की जगह पे कितना रख देते हैं, एन स्क्वायर। नेक्स्ट है जी एन स्क्वायर, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। पहले हम क्या करते हैं, जो एफ़ वाला है तो एफ़ की वैल्यू एन स्क्वायर यहाँ से उठा के यहाँ रख दी, दूसरे में हम अब जी में रखते हैं, लेकिन अब उल्टा करते हैं, यहाँ से उठा के अब उधर रखते हैं, ठीक है ना। जी फलन कहाँ पे है, देखो ये है ना जी फलन। अब इस बार हम क्या करेंगे, ये एन स्क्वायर यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे वाई की जगह पे, ठीक है। तो ये बात अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। यही कन्फ्यूजन जाता रहता है, कई सारे क्या करते हैं, यहाँ से वाई रख के उठा कर यहाँ एन की जगह पे रख देते हैं, तो ये वाला काम नहीं करना। यहाँ पे वाई की जगह पे ये रख दो, क्या रख देना, वाई की जगह पे एन स्क्वायर हम रख देंगे, तो वाई की जगह पे रख दो एन स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हें पता है वर्गमूल से हमेशा वर्ग क्या होता है, कट जाता है, तो कितना आ जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी ओ एफ एन इक्वल टू एन आ गया ना, इसका मतलब है ये कैसा आ गया, इसका मतलब है तत्समक आ चुका है। हमें तत्समक ही तो सिद्ध करना, तो एक्स का एक्स आता है, वाई का वाई, एन का एन, एन का एन आ चुका है। तो अब हम इसे लिखने का तरीका क्या है, क्या तरीका बताया था मैंने, क्या करते हैं, इस एफ को एन को हटा लेते हैं, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है यहाँ पे क्या लिख देते हैं, आई लिखते हैं, फिर इसके नीचे कुछ लिखते हैं, लेकिन उसको लिखने के लिए क्या देखते हैं हम, इस एफ़ को देखेंगे कि एफ़ कहाँ से कहाँ परिभाषित, एफ़ कहाँ से था, एन से था ना, एन से, तो इसके नीचे किसे लिख देते हैं, कैपिटल एन को लिख देते हैं। जी ओ एफ कर लिया, इसके बाद हम क्या करते हैं, एफ ओ जी, सेम एक जैसे ही स्टेप ये हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन करके ये बिल्कुल रट जाएंगे स्टेप। इसके बाद हम एफ ओ जी निकाल लेते हैं। एफ ओ जी के लिए हम क्या लिखेंगे, जी के आगे, देखो जी के आगे क्या लिखा है, वाई ना, स्मॉल वाई, तो यहाँ पे हम वाई लिख लेंगे, स्मॉल वाई, एफ ऑफ
जी वाई, इसके बाद जी वाई की वैल्यू रख दो, ठीक है ना। जी वाई की वैल्यू कितनी है, वर्गमूल वाई, जी वाई की वैल्यू उठा के वर्गमूल वाई रख देते हैं। फिर मैंने क्या बताया, पहले यहाँ से वर्गमूल वाई उठा के यहाँ रखते हैं, फिर क्या करते हैं नेक्स्ट बारी में यहाँ से वर्गमूल वाई उठा के, पहले वहाँ से यहाँ रखा था, अब यहाँ से उधर रखते हैं, लेकिन किस में रखेंगे, एफ़ में। अब एफ़ है ना, क्योंकि यहाँ पे एफ़ लिखा हुआ है, जी तो गायब हो गया, एफ़, तो ये एफ़ है। तो एफ़ में हम क्या करेंगे, अब यहाँ से वर्गमूल वाई उठाएंगे और इधर रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, एन की जगह पे कितना रख देंगे, वर्गमूल वाई रख देंगे। तो एन की जगह पे वर्गमूल वाई रखा, वर्गमूल वाई का वर्ग, ठीक है। एन का वर्ग था ना, तो वर्गमूल वाई का वर्ग ये आ जाएगा। फिर से वर्गमूल से वर्ग कट जाता तो कितना आ जाएगा, वाई। तो हमने फिर देखा कि हमें ये फिर तत्समक निकल गया, क्योंकि वाई का प्रतिबिंब वाई आया। लेकिन लिखने का तरीका क्या है, इस वाई को हटाते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं, यहाँ से भी वाई हटाते हैं, यहाँ से भी आई लिख देते हैं। और इसके नीचे क्या लिखा जाता है, जी के सामने देखो क्या लिखा है, वाई, तो इसके नीचे बिल्कुल एक जैसा ही मेथड इसमें सब में है। बस ये हमने कर दिया सिद्ध, ये जी एफ। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फलन एफ है कैसा फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है, तथा इसका एफ का प्रतिलोम क्या है, जी है। जी इक्वल टू कितना, जी वाई इक्वल टू वर्गमूल वाई है। प्रतिलोम फलन भी हमने निकाल दिया, व्युत्क्रमणीय फलन भी सिद्ध कर दिया। तो ऐसे इसके क्वेश्चन होने हैं। देखो उदाहरण 25 है, ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, ठीक है। कोई फलन है एन से आर में, एफ एक्स बराबर ये दे रखा है, ठीक है, द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि फलन एन से एस में, जहाँ एस एफ का परिसर है, व्युत्क्रमणीय एफ का प्रतिलोम भी। देखो वही सब चीज़ें पूछी हैं। एक पूछा है कि बताना है कि एफ क्या है, व्युत्क्रमणीय है ये बताओ, ठीक है ना, व्युत्क्रमणीय है। दूसरा प्रतिलोम पूछा, ठीक है ना। तो वही सब चीज़ें, और दूसरा मैंने बताया तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना एक्स्ट्रा चीज़ों पे, तो फलन की ओर देखना है। यहाँ पे बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ें भी नहीं दी, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो रही है थोड़ी सी। देखो क्या स्थिति हो रही है यहाँ पे कन्फ्यूजन की, ये कि एक जगह पे लिखा है फलन एफ एन से आर में, दूसरा बार फिर से लिख दिया कि फलन एफ एन से एस में, ठीक है। लेकिन ज़्यादा इसमें चिंता की बात नहीं है। इसमें ये एस जो है, ठीक है, फलन ये एस है, ये एफ का परिसर है, मतलब ये आर के अंदर ही से आ रहा है, आर के अंदर ही। तो और ज़्यादा डिटेल मतलब उन्होंने बता दिया। ये भी बिल्कुल सही कि फलन एन से आर में, आर किसे बोलते हैं, रियल नंबर, मतलब सारी संख्याएं सारी। लेकिन उन्होंने यहाँ पे इसका परिसर भी दे दिया है कि ये एस क्या है, एफ का परिसर। इसलिए और ज़्यादा जो सही है फलन कहाँ से कहाँ तक है, वो ये वाला है। तो तुम्हें यहाँ पे जो फलन लेना कहाँ से कहाँ तक है, तो ये ना लेके ये वाला लेना। बस यहाँ पे इस चीज़ का थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन ये मैं दूर कर रहा हूँ कि कौन सा वाला लेना है, एन से आर वाला लेना है या एन से एस। एन से आर भी सही है, एन से एस वाला और ज़्यादा सही है। क्यों, क्योंकि वो और डीपली बताया गया है कि आर के अंदर भी वो फलन, उसका जो परिसर है वो क्या है, वो एस है वो परिसर। तो एन से और एस में परिभाषित है, और डीपली बताया गया। तो फलन लेते हैं हम एक तो, और ये देखते हैं कि फलन कहाँ से कहाँ तक। तो वो हम एन से आर ना लेके इस बार एन से एस लेंगे। बस इस चीज़ को ध्यान रखना, बाकी वैसा ही है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन तो वैसा ही है, वही सब स्टेप हैं इसके। लेकिन ये क्या है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा अलग है, थोड़ी सी कैलकुलेट। तुम्हें यहाँ पे जब वैल्यू निकालोगे ना एक्स की, थोड़ा प्रॉब्लम होने वाली है। तो उसके लिए क्या करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ऐसे होने वाली है कि नॉर्मली हम सीधा करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन अभी मैं जब उसका सॉल्यूशन बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा कि अगर ऐसे वाले क्वेश्चन कभी भी आए, क्या क्वेश्चन, क्या अलग बात है इसमें। यहाँ पे अलग बात है कि 4x² + 12x, एक्स स्क्वायर भी है, फिर यहाँ पे x भी है। यहाँ से x की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम कैसे, अभी समझ में आएगा। देखो ऐसा करते हैं, इसका हल हम करते हैं, तो वहाँ से हमें ईजिली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल के आ रहा हूँ, ठीक है। पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। फलन हम बता देते हैं कहाँ से कहाँ, फलन है एन से एस में, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है कि वो फलन है क्या, ठीक है, फलन एफ एक्स इक्वल टू ये है, ठीक है, 15 ये, ठीक है। अब क्या करना है, क्या स्टेप बताया था मैंने, अब हमें जी निकालना है एक नया फलन। उसके लिए क्या बोला था मैंने, इस एफ एक्स की जगह पे कितना रखते हैं, वाई रखते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या प्रॉब्लम आने वाली, इसके बाद का हमारा स्टेप होता है कि हम x की वैल्यू निकालते हैं, x को अकेला रखते हैं। लेकिन तुम x को अकेला करोगे कैसे, यहाँ पे तो x² भी है, यहाँ पे x भी है। जब तुम x² और x को एक तरफ ले जा भी लोगे, 4x² और x को, तो वहाँ से x की वैल्यू कैसे निकाल पाओगे, खुद ही सोचो। नहीं निकल पाएगी x की वैल्यू।
एक्स तो अकेला हो जाता था ना, जान लो ये नहीं होता तब तो एक्स चला जाता उधर आराम से, एक्स की वैल्यू निकल। अगर मान लो ये भी नहीं होता तो भी ये एक्स स्क्वायर उधर चल जाता है एक्स की वैल्यू। अब ये दोनों के दोनों एक साइड जाएंगे और ये 15 माइनस वाई इधर आएगा तो भी क्या एक्स की वैल्यू निकल पाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों मिलकर प्रॉब्लम कर रहे हैं जिससे कि हम एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, यही प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाना है तो बस यही इसका मेन इसमें पॉइंट है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, नहीं तो तुम एक्स की वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे। एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे तो तुम्हारा जो जी निकालते हो तुम हमेशा, वो जी तुम्हारा ऐसे धरा का धरा रह जाएगा और तुम आगे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग हमेशा ध्यान रखना है, जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इस रूप में, अभी तुम्हारी प्रश्नावली में भी शायद 1-2 क्वेश्चन होंगे या एक क्वेश्चन है शायद, तो वो भी इसी रूप में तुम्हें करना है, उसको पूर्ण वर्ग बना। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना वैसे तुम्हें आता होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ क्या करना है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए नॉर्मली ऐसे होता है, पूर्ण वर्ग यहीं पे ही कर लेते हैं। ठीक है ना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो ये फार्मूला ये होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो तुम 4x स्क्वायर, तो तुम ध्यान से देखोगे 4x स्क्वायर को हम पूरा किसी का वर्ग लिख सकते हैं ना, पूरा का वर्ग लिखना चाहते हैं कि 4 किसका वर्ग होता है, 2 का ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। तो एक तरीके से यहाँ पे हमें a का मान 2x आ गया, a का मान कितना आ गया, ये 2x का वर्ग है ना, तो a का मान तो 2x आ गया। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, उसके बारे में भी बाद में सोचेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है ये वाला 2ab। ठीक है, तो 2 इंटू ए का मान अभी भी मैंने तुम्हें क्या बताया, ये वाली चीज़ ए है, ये वाली चीज़ ए है। ठीक है ना, 2 इंटू ए, ठीक है ना, तो ए का मान कितना है 2x, ये वाली चीज़ क्या है ए। ठीक है, ax। इसके बाद बच्चा कितना, ज़रा देखो बच्चों, बच्चा कितना आया कितना। ठीक है, मैंने लिख दिया 2, यही तो फार्मूला होता है 2ab। ठीक है ना, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 दूनी 4, था कितना यहाँ पे 12, यानी कि कितना बच गया 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 3 12। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाली चीज़ क्या होगी, ये वाली चीज़ b आ गई। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यानी कि इस b का वर्ग चाहिए ना, b कितना है 3, तो 3 का वर्ग चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अपनी ओर से क्या कर लेंगे, 3 का वर्ग एक बार जोड़ लेंगे और 3 का वर्ग एक बार घटा लेंगे और 15 यहाँ पे लिख देंगे। हम 15 को भी डिवाइड करके लिख सकते, मतलब 15 को भी हम तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है ना, 3 का वर्ग कितना 9 होता है, तो 9 और 6 15, 9 प्लस 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी रहने देते हैं उस चीज़ को, डायरेक्ट ऐसे ही कर लेना, हर क्वेश्चन में ऐसे ही कर लेना। ठीक है, फिर से समझ लो क्या करना है। सबसे पहले 4x स्क्वायर था यहाँ पे अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 नहीं होता और 1 होता तब तो आसान, तब तो बहुत सारे मेथड है, मैंने बताया था कि x के गुणांक का आधा कर लेते हैं, उसका वर्ग करके जोड़ के घटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि x के साथ गुणा में 4 है, हम एक नहीं, वैसा नहीं करना चाहते। मैं चाहूँ तो 4 कॉमन लेके फिर उस तरीके से करें, लेकिन उससे थोड़ा बटे बटे में चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी जिससे प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, इसलिए मैंने वाला मेथड इस बार नहीं बताया। तो हमें क्या करना है, अभी फ़िलहाल हमें ये करना है कि यहाँ पे हमें 4x का वर्ग है ना, तो यहाँ पे x का वर्ग तो हो ही रखा, हमें इस 4 का भी करना, तो 2x का वर्ग हो जाएगा। यहाँ से मैं a की वैल्यू बदल जाएगी, ये a है। ठीक है, अब ये 12x है ना, इसे 2a भी बनाना है हमने, 2 इंटू ए, 2x है यहाँ पे, 2 दूनी 4, अब बच्चा कितना 4 3 12 होता है ना 3, तो यहाँ से बदल जाएगा b है ये, तो यहाँ पे b का वर्ग भी होना चाहिए ना, b का वर्ग, तो b का वर्ग एक बार प्लस का, 3 का वर्ग लिख देते हैं, एक बार अपनी ओर से माइनस का लिख देते हैं, क्योंकि हमने अपनी ओर से किया ना, इसलिए एक बार प्लस करना पड़ता है -1 बस, और ये फार्मूला बन जाता है, ये शुरुआत वाला जो होता है। ठीक है, ये किसका फार्मूला बन गया, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का, यानी कि 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया। बचा कितना 3 3 9 प्लस 15, 15 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ से ये आ गया। ठीक है, इतना कुछ क्यों किया हमने, इतना कुछ हमने इसलिए किया ताकि हम x की वैल्यू निकाल पाएँ, जो कि अब निकल जाएगी इजीली। ठीक है, देखो अब कैसे निकलेगी, अब हम 2x प्लस, इसको 6 को इधर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा y -6 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है,
या ऐसा करते हैं 2x+3 का होल स्क्वायर को इधर लिख लेते हैं, y-6 को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2x स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर वर्गमूल आ जाएगा, तो 2x+3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्गमूल y-6। हमें x की वैल्यू चाहिए थी ना, देखो अब आ सकती है आराम से। ये प्लस का 3 कहाँ जाएगा, पहले उधर चला जाएगा, ध्यान से देखना, लेकिन जब प्लस के 3 को उधर ले जाओगे तो अब ऐसा नहीं कि y- ये वर्गमूल के अंदर है ये, और ये वाला तुम्हें बाहर रखना पड़ेगा, प्लस का 3 माइनस। ठीक है, इसके बाद ये 2 कहाँ चला जाएगा, इधर बट्टे में जाएगा। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना कि y-6 है, ये अलग ही है, -3 ये भी अलग है, इस पूरे के बट्टे में किधर चला जाएगा, ये 2 चला जाएगा। तो ये इस तरीके से आएगा। तो थोड़ी सी ये कैलकुलेशन इसमें अलग से इस चीज़ का ध्यान रखना। एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख लो, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे क्या बोला था मैंने, एक्स की वैल्यू कितना रखते हैं, GY रख लेते हैं ना। ठीक है, जैसा करते ही हर क्वेश्चन में, यहाँ पे कैलकुलेशन ही तो अलग थी, बाकी तो सब चीज़ें वो सेम ही है। ठीक है, ये हो गया बस। तो और दूसरा जो फलन हम जी कहाँ से कहाँ तक परिभाषित करते हैं, फलन एफ एन से एस में था, तो जी एस से एन में उल्टा करते हैं ना, तो जी हम एस से एन में कर लेंगे। अब ये इस तरीके से आ गया। अभी मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बताने वाला हूँ, क्या चीज़, देखो एफ एक्स बराबर इतना था ना, थोड़ी देर बाद हमने एफ एक्स को वाई तो रखा, लेकिन हम इसको तोड़ते तो, लेकिन ये वाई एक तरीके से एफ एक्स ही तो था। तो जो हमने पूर्ण वर्ग बना के हमने इसको ऐसे लेके आया है ना ये, ठीक है ना, ये आगे भी बहुत काम आने वाला। ये है तो एफ एक्स ही, ध्यान से देखो, ये वाली चीज़ एफ एक्स ही तो है ये। ठीक है, ये एफ एक्स ही तो है। ये तो वाई केवल हमने इसलिए रखा है कि ताकि हम इसको जी में कन्वर्ट कर पाएँ। ठीक है ना, ये बाद में काम आने वाला है, क्योंकि जब हम वैल्यू रखते हैं ना, हम बाद में वैल्यू तो रखते हैं एफ एक्स की जगह पे जी, मतलब एफ एक्स को जी में रखते हैं, जी को एफ एक्स में, इस तरीके से हम वैल्यूज़ रखते हैं ना, बाद में एफ ओ जी जी ओ एफ निकालेंगे। तो वहाँ पे इसका यूज़ मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, एफ इसका यूज़ मत करना, इसका यूज़ करोगे तो फंस जाओगे, फिर क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल पाएगा। तुम्हें क्या करना है, एफ एक्स को ये मान के चलना है, एफ एक्स बराबर इतना है और जी वाई बराबर इतना है। ये चीज़ ध्यान से सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्या फिर से सुन लो, क्या एफ एक्स इक्वल टू ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको अगर तुमने लेके चले तो क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलने वाला। एफ एक्स इक्वल टू, इसी को तो सॉल्व किया तुमने आगे, एफ एक्स बराबर इतना था, इसी को तो आगे सॉल्व किया और इतना आया, निकाला तुमने 2x। तो तुम्हें ये लेके चलना है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x+3 का वर्ग धन 6, ना कि एफ एक्स इक्वल टू ये। अगर तुमने उससे ही किया तो क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो अब हमें एक तरीके से पता चल गया फलन एफ एक्स इस बार चेंज होके हमने पूर्ण वर्ग बना के एफ एक्स इतना है, ठीक है, एन से एस में, और जी वाई भी हम निकाल चुके हैं। ठीक है, ये तो अब हमें जी ओ एफ और एफ ओ जी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह जी ओ एफ निकाल लेते हैं। जी ओ एफ, एफ के आगे कितना लिखा हुआ है, एक्स ना, तो जी ओ एफ एक्स, वही तरीका जो करते ही हैं। ठीक है, ब्रैकेट हटा के जी, कई बार कर लिया, समझ में आ रहा होगा। एफ एक्स की वैल्यू रखते हैं, लेकिन वो वाली वैल्यू नहीं रखनी, ठीक है ना, 4x² वाली, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये वाली वैल्यू रखनी है। ठीक है, 2x+3 का होल की, ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वाली वैल्यू रखनी है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद मैंने क्या बताया था, पहले तो हम यहाँ से उठा के वैल्यू यहाँ रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ से उठाते हैं वैल्यू और उधर रख देते हैं, कहाँ, जी में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये करते हैं कि ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पे y की जगह पे हम रख देते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ी वैल्यू। तो देखो ऐसे किया मैंने, और जो ये y है, y की जगह पे मैंने रख दिया ये पूरी वैल्यू, क्या, 2x+3 का होल स्क्वायर +6, ये मैंने y की जगह पे रख दिया यहाँ पे। ठीक है ना, आगे कितना लिखा हुआ, -6। ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर -3 है, बट्टे 2 है। देखो आराम से सॉल्व हो जाएगा। 6 से 6 क्या हो गया, कट गया। जब 6 से 6 कट जाएगा उसके बाद क्या होगा, वर्ग से वर्गमूल भी कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 2x+3 बचेगा, और एक यहाँ पे -3 है, ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, -3 ये है, इनसे 3 कट जाएगा, उसके बाद 2x/2, 2 से 2 भी कट जाएगा। तो इस तरीके से ये x इसका आ जाएगा, जी ओ एफ एक्स। तो यहाँ से जी ओ एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, x। तो यहाँ से इसका मतलब है ये कैसा आ गया, तत्समक फलन आ गया। तत्समक फलन आ गया तो हम कैसे लिखते हैं, वही तरीका लिखने का, x हटा देते हैं, हम i लिखते हैं, f के आगे क्या लिखा था, n। ठीक है, कितनी बार हमने कर लिया तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं चाहिए। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एफ ओ जी, जी के आगे क्या है, y ना, तो एफ ओ जी वाई निकालेंगे। ठीक है, फिर से वही तरीका, एफ ऑफ जी वाई। नेक्स्ट क्या होता है, क्या मान रखते हैं, पहले जी वाई का मान रखेंगे। जी वाई का मान ये था ना, ये पूरा का पूरा उठा के यहाँ रख देंगे।
वर्गमूल y -6-3/2 ये। अगली बारी में क्या रखेंगे, ये मान उठा के अब कहाँ रखेंगे, f में रखेंगे। ठीक है, f में ये था ना, यहाँ पे रख देंगे वैल्यू, क्या रखेंगे, x की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे 2 इंटू, और देखो 2 इंटू और x की जगह पे ये वैल्यू रख देनी है पूरी की पूरी, क्या, वर्गमूल y -6-3 तो ये रख दी। ठीक है ना, और प्लस क्या था 3, और इस पूरे का क्या है, इस पूरे का क्या वर्ग है। ठीक है, +3 और इस पूरे का वर्ग है, और +6। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो क्या करना था यहाँ पे, इस पूरे की वैल्यू उठा के यहाँ पे x की जगह पे रखनी थी, बाकी सारी चीज़ें लिख देनी है। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होगा यहाँ पे, ये भी कैलकुलेशन ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, उसके बाद इस 3 से -3 से +3 भी कट जाएगा। तो कितना बचेगा, वर्गमूल y -6। कैलकुलेशन बड़ी नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि हमने वो वाली उससे रखा ना, फिर वर्ग से वर्ग भी कट जाएगा, तो y -6 + 6, 6 से 6 भी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। तो FOG भी, तो इस तरीके से हमने देखा FOG को भी हम क्या लिख सकते हैं, I। और तुम्हें पता है कि हम क्या लिख लेंगे, जो जी के आगे क्या लिखा है, S ना, यहाँ पे S। तो इस तरीके से ये आ गया कि F क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है, तथा F का प्रतिलोम कितना है, GY = वर्गमूल y -6-3/2 है। तो ये सबको समझ में आ गया। ऐसे इसके क्वेश्चन है, तो ऐसे इसके क्वेश्चन इसके जैसे ही प्रश्नावली में वो क्वेश्चन करने हैं, वो मैं लिख रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन घर से करने हैं, ये क्वेश्चन घर से करने हैं जो ये मैंने लिखे हैं। ठीक है।